नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद फोकस सर क्लासेज के अंदर। आज अपन क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था अपना केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, उसी को आगे कंसिडर करेंगे। और आज अपन सीखेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, सीखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास क्या है? कार्बन है। क्या दोस्तों? ये रहा अपना कार्बन। कार्बन ने अभिक्रिया कर ली ऑक्सीजन से। कार्बन ने अभिक्रिया की ऑक्सीजन से और उत्पाद के रूप में बना लिया कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड क्या बनाया? कार्बन डाई ऑक्साइड। अब आपको पता है कार्बन का प्रतीक क्या होता है? सी। ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O2। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बोलते हैं आप CO2। इस अभिक्रिया में आप आसानी से देख रहे हो कि मैंने कार्बन का प्रतीक लिखा है, ऑक्सीजन का प्रतीक लिखा है, और जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र प्राप्त हो रहा है वो भी यहाँ पर लिखा है। अर्थात मैं ये बात कह सकता हूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, एक बार फिर से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पदार्थों को उनके अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में व्यवस्थित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण दोस्तों। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके प्रतीकों एवं अणुसूत्रों में व्यवस्थित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। नोट कर लीजिए हमारे साथ। क्या बोला मैंने? देखो, ये रहा प्रतीक इसका, ये रहा प्रतीक, बन गया अणुसूत्र। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके प्रतीकों एवं अणुसूत्रों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है दोस्तों। लिख लीजिए आप। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में व्यवस्थित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई बात समझ में दोस्तों? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक और एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या है? क्या है? कॉपर सल्फेट। उसने अभिक्रिया कर ली जिंक से, उत्पाद के रूप में बना लिया जिंक सल्फेट और कॉपर। कॉपर सल्फेट का अणुसूत्र होता है दोस्तों CuSO4। जिंक का प्रतीक होता है Zn। ये बन गया हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 और ये कॉपर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
पदार्थों को उनके अणुसूत्रों एवं प्रतीकों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने दो दे दिया, आपको आसानी से समझ सकते हो। एक बात और दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले जो भी पदार्थ भाग लेते हैं, तीर के निशान से पहले मतलब बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, इस तरफ जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं दोस्तों अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक बोलते हैं। या क्रियाकारक, मतलब ये क्रिया कर रहे हैं आपस में, क्या बोलेंगे? क्रियाकारक। इंग्लिश में इनको बोलते हैं दोस्तों रिएक्टेंट। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के निशान से पहले बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, बाईं तरफ जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। हिंदी में अभिकारक या क्रियाकारक। जो आपस में क्रिया कर रहे हैं, ये आपस में क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, और क्या बना रहा है? अपना CO2 बना रहा है। और एक और बात, जो तीर के निशान के आगे होते हैं, राइट साइड होते हैं, दाईं तरफ होते हैं, उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट या उत्पाद बोलते हैं। जो तीर के निशान से आगे होते हैं या राइट साइड होते हैं उन्हें प्रोडक्ट बोलते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। आई बात समझ में दोस्तों? मतलब इन दोनों ने आपस में क्रियाकारक थे, दोनों ने क्रिया की और क्या बनाया? उत्पाद बनाया। उनको आगे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बात समझ में आई होगी। दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसका नाम रहेगा रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। कि एक किस प्रकार से अपन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर एक रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं, उसके अपन पॉइंट सीखेंगे, चरण सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। उसके अंदर अपना पहला पॉइंट रहेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो क्रियाकारक या अभिकारक के जस्ट बाद आपको तीर का निशान लगाना है, फिर उसके आगे आपको उत्पाद लिखना है। ये रहेगा अपना पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये रहेगा, अगर क्रियाकारक एवं उत्पाद की संख्या एक से अधिक है तो उनके मध्य क्रियाकारक, जो अपने क्रियाकारक के अणु लिए हैं उनके मध्य अगर ये एक से अधिक है, उनके मध्य आपको धन का निशान, प्लस का चिन्ह लगाना है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है। मतलब अभिकारक जो उत्पाद अपन को प्राप्त हो रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान रहती है। परमाणु की संख्या ना तो बढ़ती है ना ही घटती है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं दोस्तों। आइए हमारे साथ डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट बोला मैंने, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रियाकारक के बाद तीर का निशान लगाते हैं, तीर का निशान या चिन्ह लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद उत्पाद लिखते हैं, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है।
रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रिया कारक के बाद तीर का निशान लगाते हैं, उसके बाद उत्पाद लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, यदि क्रिया कारक एवं उत्पाद एक से अधिक है तो उनके मध्य धन का चिन्ह प्लस धन का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इस बात को समझते हैं। ये रहा अपना कार्बन, ये रहा अपना ऑक्सीजन, ये रहा अपना तीर का निशान और ये रहा अपना उत्पाद। यहां पर आप देख रहे हो ये मेरे जो अभिकारक हैं, ये दोनों मेरे पास क्या है, अभिकारक या क्रिया कारक है। इनको मैंने बाईं तरफ लिखा है, उसके जस्ट बाद मैंने क्या लगाया, तीर का निशान लगाया, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, उत्पाद लिखा है। ये अपने क्रिया कारक, यदि दूसरा पॉइंट क्या बोला, यदि क्रिया कारक एवं उत्पाद एक से अधिक है, क्रिया कारक यहाँ पर एक से अधिक है, एक से अधिक है तो उनके मध्य मैंने क्या लगा दिया, प्लस चिन्ह, धन का निशान लगा दिया। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसने क्रिया की जेडन से, जिंक से क्रिया की तो क्या बनाया उसने, ZnSO4, ZnSO4 बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर धातु रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यदि क्रिया कारक एक से अधिक है तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया है, और उत्पाद एक से अधिक है तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया है, और क्रिया कारक के जस्ट बाद मैंने क्या लगाया, तीर का निशान लगाया। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि पहला पॉइंट क्या था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण लिखते समय क्रिया कारक के जस्ट बाद आपको तीर का निशान लगाना, इस प्रकार से तीर का निशान लगाना है। यदि क्रिया कारक एवं उत्पाद की संख्या एक से अधिक है तो आपको उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाना है, धन का निशान लगाना है। उत्पाद की संख्या एक से अधिक तो मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणुओं की संख्या एग्जैक्ट समान रहती है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर कार्बन कितना, एक, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, एक, तो यहाँ पर कार्बन कितना प्राप्त हो रहा है, आपको एक प्राप्त हो रहा है, ऑक्सीजन कितने प्राप्त हो रहे हैं, एक प्राप्त हो रहा है, मतलब परमाणु की संख्या यहाँ पर आपको समान प्राप्त हो रही है, ना तो यहाँ पर परमाणु नष्ट हो रहे हैं और ना ही निर्माण हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखना। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, मतलब द्रव्यमान एग्जैक्ट संरक्षित रहता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो Cu कितना, एक, Cu एक, SO4 कितने, 4, ये रहा SO4, ठीक है, Zn कितना, एक, ये रहा Zn, SO4 कितने, 4, तो 4, ये रहा SO4 इधर भी। अर्थात ये बात कह सकते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही नष्ट होता है, मतलब परमाणु की संख्या एकदम समान रहती है। आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है, अर्थात परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ, क्रियाकारक और उत्पाद की तरफ, दोनों तरफ समान होती है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, इसे द्रव्यमान
संरक्षण का नियम बोलते हैं, नियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना ही द्रव्यमान नष्ट होता है, अर्थात परमाणु की संख्या दोनों तरफ क्या रहती है, समान रहती है। क्रियाकारक एवं उत्पाद की तरफ दोनों तरफ समान रहती है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। आई होप आपको मेरे द्वारा बातें बताई जो अभी मैंने बताई है आपको समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको भौतिक अवस्था दर्शानी है या जलीय विलयन में अभिक्रिया हो तो उसके लिए क्या दर्शाते हैं और उत्प्रेरक को कहाँ दर्शाते हैं, और ताप दाब एवं उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है तो उसके लिए क्या अपन यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा अपना भौतिक अवस्था दर्शाना। आपको पता है दोस्तों भौतिक अवस्था कितनी होती है, 3 होती है। एक तो होती है ठोस, दूसरी तो होती है द्रव्य और थर्ड होती है गैस। ठोस को बोलते हैं इंग्लिश में आप सॉलिड, सॉलिड के लिए मैं यूज करता हूँ एस। द्रव को बोलते हैं लिक्विड, लिक्विड के लिए एल यूज करते हैं दोस्तों। और गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं, उसके लिए जी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस समीकरण में मेरे को इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मेरे को ये भौतिक अवस्थाएं दर्शानी है तो किस प्रकार से मैं दर्शाता हूँ, आइए हमारे साथ। ये कोयला है, कोयला क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, कोष्टक के अंदर क्या लिखूंगा, एस लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन क्या है मेरे पास, गैस है, तो गैस के लिए मैं कोष्टक में क्या लिखूंगा, जी लिखूंगा। यह लिखना आवश्यक होता है दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण लिखते समय। ठीक है दोस्तों, और CO2 क्या है, गैस है, तो ये क्या लिख दिया मैंने, जी लिख दिया। आई बात समझ में। यदि विलयन जलीय हो तो उसके लिए एक्यू, एक्वस लिखा जाता है। जलीय विलयन के लिए एक्वस शब्द यूज करते हैं दोस्तों, एक्वस। इसको डायरेक्ट एक्यू से दर्शाते हैं, एक्यू। आई बात समझ में। किससे लिखते हैं, जलीय विलयन के लिए एक्यू। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। इसके लिए मैं क्या लिख दूं, ये क्या है अपना कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना, जो कि सॉलिड होता है। बुझा हुआ चूना, चूना मतलब टुकड़ा होता है ना, वो क्या होता है, एकदम सॉलिड होता है। तो इसके लिए क्या यूज कर लिया मैंने, एस। सॉलिड के लिए एस। H2O क्या है, जलीय। द्रव अवस्था के अंदर है कि नहीं है, लिक्विड है कि नहीं है, तो लिक्विड के लिए क्या यूज करते हैं, एल। ये क्या हो गया, इसके अंदर जैसे आपने जल मिला दिया तो विलीन बन गया, तो विलीन के अंदर जल ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एक्यू। ये एक्यू, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, इसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड। आई होप विलियन के लिए, जलीय विलियन के लिए एक क्यों शब्द यूज करते हैं, बात ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको उत्प्रेरक को दर्शाना है तो तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। जैसे इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए निकल उत्प्रेरक काम में लेते हैं, तो यहाँ पर इसको तीर के निशान से ऊपर लिखते हैं। अब ये आपको अभिक्रिया समझ में नहीं आ रही होगी, एक बार देखना इधर, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड। जैसे इस डबल बॉन्ड को आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए इसको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो ऐसे जैसे आपने इसको तोड़ा तो इसका एक बंद यहाँ पर फ्री, एक बंद यहाँ पर फ्री, तो दोनों बंद फ्री हो गए। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन यहाँ चली जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर CH3 बन गया, यहाँ पर CH3 बन गया। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। उत्प्रेरक को दर्शाना है
कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया आपने? ये नहीं, मेरे पास सब छोटी सी एथीन है, क्या है, CS2 डबल बॉन्ड, CS2 डबल बॉन्ड। इसके अंदर मेरे को क्या यूज क्या 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 ऐड करवाना है? मेरे को हाइड्रोजन ऐड करवाना है, H2 ऐड करवानी है, जो कि क्या है, गैस है। ठीक है दोस्तों। और उत्प्रेरक काम में क्या लिया मैंने? निकल। यहाँ से क्या करना है आपको? बॉन्ड को फ्री करना, बॉन्ड को तोड़ना, एक बॉन्ड यहाँ फ्री, एक बॉन्ड यहाँ फ्री। जैसे आपने बॉन्ड फ्री किया तो एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3। ये है एथेन और ये है एथीन। आई होप आपको बात समझ में आई होगी दोस्तों। उत्प्रेरक को हमेशा तीर के निशान के ऊपर। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये अपना पूरा पॉइंट है, ये अपन आगे सीखेंगे। छोटी सी हिंट दे दूं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को गति देना या दुगनी गति देना क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, आगे अपन सीखेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ताप, दाब और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। ताप को कहाँ व्यवस्थित करते हैं? ताप को हमेशा तीर के निशान से और दाब को भी तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए 773 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है दोस्तों, 773 केल्विन। तो मैं यहाँ पर इसको तीर के निशान से ऊपर, और दाब इसके लिए को कंप्लीट होने के लिए लगभग 200 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है, ATM। ठीक है। ताप को तीर के निशान के ऊपर, दाब को भी तीर के निशान के ऊपर। उत्क्रमणी के लिए इस प्रकार का निशान, इस प्रकार का चिन्ह यूज करते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? तो दोनों तरफ हो सकती है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों दिशाओं में कंप्लीट हो सकती है, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। वो अपन आगे सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, भौतिक अवस्था 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड के लिए S, द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड के लिए L, गैस बोले तो गैस। ठीक है। ये रहा, मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। यदि आपको जलीय विलयन दे दे तो आपको क्या यूज करना है? एक्वस, एक्वस के लिए डायरेक्ट आपको AQ। ठीक है। ये मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के साथ से। फिर आपको उत्प्रेरक दे दो, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखना है। और दाब, ताप, उत्क्रमणीय है तो ताप के लिए 773, ताप हमेशा तीर के निशान के ऊपर, और दाब भी तीर के निशान के ऊपर। उत्क्रमणीय के लिए इस प्रकार का चिन्ह। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट पॉइंट होगा रासायनिक समीकरण के लिखने के चरणों में, जिसके अंदर अपना पॉइंट रहेगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, आज वो अपन सीखने जा रहे हैं। ये लास्ट पॉइंट होगा और इम्पोर्टेंट भी होगा दोस्तों। यहाँ से कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 एग्जाम्पल या 3 एग्जाम्पल देता है, बोलता है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो आपको संतुलित करना रहता है। तो किस प्रकार से आपको समीकरण संतुलित करना रहता है, आइए हमारे साथ सीखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर आपको जो इस साइड होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट लिख लूं मैं। और इस साइड जो होते हैं राइट हैंड साइड, जो उत्पाद की तरफ होते हैं ना, उनको बोलते हैं राइट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, H2O2 इज इक्वल टू H2। क्या बना रहा है? H2 ने O2 के साथ क्रिया की और क्या बनाया? जल का अणु बनाया। ठीक है। इसको आपको बैलेंस करना है। ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं अभिकारक, इनको बोलते हैं उत्पाद। ये क्या है अपने? अभिकारक। इतना तो आपको पता हो गया होगा अब। ये अभिकारक, ये अपने इस साइड होते हैं उत्पाद। अब इसको आपको बैलेंस करना है। ध्यान रहे, बैलेंस करते समय, संतुलित करते समय सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का अणु बैलेंस करना है। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को, लास्ट में अन्य परमाणुओं को। ओके, आइए हमारे साथ करते हैं। इधर देखना है सबसे पहले, इधर H2 के कितने परमाणु हैं? H कितने, हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 2 है दोस्तों। ऑक्सीजन कितने परमाणु हैं? 2 है सर। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने? 2। ऑक्सीजन कितना? 1। तो मैं क्या करूं, यहाँ पर इसको 2 हो जाए तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यहाँ से मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे कुछ, तो कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। इधर भी ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन बैलेंस। उसके बाद क्या करना था अपन को? हाइड्रोजन को बैलेंस करना था दोस्तों। किसको?
हाइड्रोजन को। दूसरा नियम क्या बोलता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 दूनी 4, ये गुणा के अंदर है, नीचे मल्टीप्लाई होता है, कुछ इस प्रकार से आता है ना, नीचे कुछ ऐसे ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 दूनी 4, कितने हो गए, 4 हो गए, किसके, हाइड्रोजन के। इधर कितने, 2 ही है, तो मैं यहाँ पर इसको किससे गुणा कर दूं, 2 से इस साइड से गुणा कर दूं, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने, 4, इस साइड भी हाइड्रोजन 4, कितने हो गए, हाइड्रोजन इस साइड भी 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने, इस साइड 2, इस साइड भी 2। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आएगा, और एग्जाम्पल करते हैं अपन, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों करते ही एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास ये रहा, सिंपल सा एग्जाम्पल। इसमें आपको सबसे पहले संतुलित करते समय क्या ध्यान रखना रहता है, सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को संतुलित करना है, उसके बाद आपको हाइड्रोजन को, फिर अन्य परमाणुओं को। आइए करते हैं। क्या इसके अंदर आपको ऑक्सीजन नजर नहीं आ रहा है ना, क्या ऑक्सीजन नजर आ रहा है क्या दोस्तों, सर दोस्तों इसके अंदर तो ऑक्सीजन परमाणु है ही नहीं है, तो उसके बाद में क्या नजर आया, इधर कितने हाइड्रोजन, 2, इधर कितने हाइड्रोजन परमाणु, 1, इधर क्लोरीन परमाणु कितने, 2, इधर 1, इधर क्लोरीन परमाणु कितना, 1, इधर आपको हाइड्रोजन कितना नजर आ रहा है, 1, क्लोरीन कितने नजर आ रहे हैं, 1। हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में क्रिया की, क्या बनाया, HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लिया, ठीक है। तो इस साइड कितने हाइड्रोजन, 2, इस साइड कितने क्लोरीन, 2, तो इधर भी मेरे को क्या करना रहेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन को 2 करना रहेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 2 से गुणा कर दूं, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैंने इसको गुणा कर दिया, तो ये आ गए 2। तो इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, कितने हो गए हाइड्रोजन, 2, और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु नहीं है, उसके बाद किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करते अन्य परमाणु आपस में बैलेंस हो जाएंगे। मैंने जैसे इसको हाइड्रोजन को बैलेंस किया, कितने थे, 2 करने थे, तो 2 किया, तो क्लोरीन में कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। ध्यान रहे, सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद अन्य परमाणु। यहाँ पर कितना था, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन में कितना, 2, इधर कितना था, 1, क्लोरीन में कितना था, 1। जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना साथ में, तो जैसे यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हाइड्रोजन में कितने हो गए, 2, और क्लोरीन में कितने हो गए, 2। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ये तो थे अपने इजी एग्जाम्पल, और करते हैं अपन। ये रहा दोस्तों अपना थर्ड एग्जाम्पल, N2H2 इज इक्वल टू NH3 बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, आइए हमारे साथ। मैंने डायरेक्ट लिख लिया इनको, इधर हाइड्रोजन कितने, 2, इधर नाइट्रोजन कितने, 2, इधर हाइड्रोजन कितने, 2, और इधर नाइट्रोजन कितना, 1 है। ये रहा, फिर से इधर हाइड्रोजन कितना, 2, इधर नाइट्रोजन कितना, 2, इधर हाइड्रोजन कितने, 3, और इधर नाइट्रोजन कितने, 2। सबसे पहला क्या काम बनता है अपना, आपको क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, उसके बाद बाकी परमाणु अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी परमाणु को, सबसे पहले ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हाइड्रोजन को, ठीक है। करते हैं, तो इधर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 3 है, तो मैं इसके 2 से गुणा कर दूं डायरेक्ट, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने से गुणा कर दूं, 2 से, तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन कितने से गुणा किया, 2 से, तो कितने हो गए, 6। बट इधर कितने हैं, 2, इधर क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से इसे जिससे मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 6 हो गए। इधर भी 6, इधर भी 6, इधर देखो नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन भी यहाँ पर कितने हो गए, 2, इधर भी नाइट्रोजन 2। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से देख लो एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको क्या काम बनता है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। इधर हाइड्रोजन कितने, 2, इधर नाइट्रोजन कितने, 2, इधर नाइट्रोजन कितना, 1, और हाइड्रोजन कितना, 3। पहले किसको बैलेंस करना रहता है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, तो मैं इधर कितने लगा दूं, 2 लगा दूं, कितने लगा दूं, 2 लगा दूं, तो कितना हो जाएगा, 6। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। कितने लगाए मैंने यहाँ पर, 2 लगाए, तो हाइड्रोजन कितने, 6, और नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए।
बट इधर देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, फिर से 2 है, 2 ही रहेंगे। फिर मैंने इसको क्या किया, 3 से गुणा कर दिया। 3 से गुणा किया तो इधर कितने हो गए, 6 हो गए। उधर भी हाइड्रोजन चाहिए, इधर भी हाइड्रोजन चाहिए, तो कितने से गुणा किया, इसको यहाँ लिख देते हैं। हो गई बैलेंस। नाइट्रोजन कितना, 2। इधर नाइट्रोजन कितना, 2। इधर हाइड्रोजन कितने, 6। इधर भी 6। आई होप बात समझ में आई होगी आपको। और करते हैं अपन एग्जाम्पल, आइए हमारे साथ। ये लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद अपन वीडियो को क्लोज करेंगे। इधर देखो हम जी कितने हैं, 1। हाइड्रोजन कितना, 1। Cl भी कितना, 1। इधर देखो हम जी 1। Cl परमाणु कितने, 2। हाइड्रोजन भी कितने, 2। क्या करना है आपको, किसको बैलेंस करना है, क्लोरीन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। किस साइड, इस साइड। इस साइड कितना, Mg कितना, 1 है। इस साइड भी कितना, 1 है। ठीक है, ये तो बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन कितने, इधर 2 है, इधर कितना, 1 है। क्लोरीन कितने, यहाँ पर 1 है, और इस साइड कितना, 2 है। यहाँ से आपने इनको डायरेक्ट 2 से गुणा कर दूं मैं, इनको इस समूह को डायरेक्ट 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, इस साइड मैंने 2 लगा दिया तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये सम अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इधर देखो हाइड्रोजन कितना प्राप्त हो रहा है, 2। क्लोरीन कितना प्राप्त हो रहा है, 2। ठीक है, ये लिख लीजिए, 2, ये 2। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। और भी एग्जाम्पल है, आप उन एग्जाम्पलों को कीजिए। ठीक है, किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहे तो हमें कमेंट सेशन में कैसे भी आप बता सकते हैं, हम उनको हल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी टॉपिक है समझ में आए होंगे, और अपन आगे डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को पूरा करेंगे, पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ केमिस्ट्री विश्व के सर क्लासेज के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको रोज़ाना मिलती रहें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को। वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।